हेलो बच्चों, वेलकम टू एंट्रेंस वॉरियर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रेबल। जामिया एंट्रेंस के लिए आपको सोशल साइंसेस पढ़नी है, जिसमें से हिस्ट्री के 4 चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। जिन बच्चों ने लास्ट के 4 चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे, उसकी वीडियोस नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके देख लें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको जामिया AMU के 9th एंट्रेंस के लिए पूरा कोर्स मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हम जानेंगे कि 1857 से पहले क्या सिनेरियो था, क्या बैकग्राउंड था। तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि जो पावरफुल लोग थे, नवाब या राजा लोग थे, उनके साथ क्या क्या हो रहा था। जो नवाब या पावरफुल लोग थे, उनकी आर्मी को डिस्बैंड कर दिया जा रहा था, उनके पावर को छीना जा रहा था। ब्रिटिश कब्ज़ा कर रहे थे एक के बाद एक टेरिटरी पे। तो जो पावरफुल लोग थे उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। उनकी पावर जो पहले थी ब्रिटिश के आने के पहले, वो थोड़ी कम हो गई थी। एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो रही हैं, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके जो बच्चे थे, अडॉप्टेड सन था उनका, उनको राजा मानने से इनकार कर दिया गया। तो ये झांसी की रानी की कहानी थी। इसके अलावा नाना साहेब एक अडॉप्टेड सन रहे हैं, किसके? पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे। इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि आप नहीं, पेशवा नहीं बन सकते, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हो जा रही थी। इसके अलावा अवध बहुत बड़ी टेरिटरी थी उस टाइम पे। लखनऊ का एरिया जो है वो अवध है। उस पे 1801 में सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया गया और 1856 में उसको छीन लिया गया पूरी तरीके से। गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने ये कहा कि अवध का जो नवाब है वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अवध की अय्याशी में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली यही टर्म उसने यूज़ किया था लॉर्ड डलहौजी ने, कि अवध का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा, और ये इल्ज़ाम लगा के अवध को छीन लिया गया। तो 1857 में फाइनली अवध को छीना गया। इसके अलावा जो मुग़ल के लास्ट एम्परर रहे हैं बहादुर शाह ज़फ़र, ये अनाउंस किया गया 1856 में कि बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ के बाद कोई भी मुग़ल किंग अब नहीं बनेगा, मतलब मुग़ल डायनेस्टी का एंड। अगर बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ हुई, इसके बाद कोई भी मुग़ल का राजा नहीं रहेगा, अब जो भी राज होगा ब्रिटिश का होगा। ठीक है, तो हमने इतने देर में जो भी देखा, यहाँ से याद क्या रखना वो देखते हैं। पहले आप ये याद रखना, नाना साहेब जो हैं वो किसके अडॉप्टेड सन थे? वो थे पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन। ये सेकंड याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन इस पैरा से आ सकता है कि सब्सिडरी अलायंस अवध में कब इम्पोज किया गया? 1801 में सब्सिडरी अलायंस अवध पर इम्पोज किया गया। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि अवध को फाइनली एनेक्स कब किया गया? अवध को फाइनली एनेक्स कब किया गया? 1856 में कम्प्लीटली कब्जा कर लिया गया अवध पे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है कि अवध के एनेक्सेशन के टाइम पे गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, फिर आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस ईयर में अनाउंस किया गया कि मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र के बाद कोई नहीं रहेगा। राइट, आगे बढ़ेंगे अब हम। अब देखते हैं, हमने देख लिया बड़े लोग जो थे, राजा महाराजा नवाब, उनके साथ क्या हुआ, उनकी टेरिटरी को छीन लिया गया। अब हम देखते हैं कॉमन पीपल जो थे, किसान जो थे और सिपाही जो थे, उनके साथ क्या क्या हो रहा था। जो किसानों का हाल था बहुत बुरा था। ज़मींदार उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, और टैक्स अगर वो नहीं पे कर पाते हैं किसान, तो उनकी ज़मीनों को छीन लिया जा रहा है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं याद रखना इस पैरा से। फिर हम देखते हैं सिपाहियों का क्या हाल था। जितने भी इंडियन सिपाहीज थे उनको सही से पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। इसके अलावा उनके रिलीजन के साथ भी खिलवाड़ किए जाने लगा। क्या आपको पता है, जो हिंदू सैनिक थे पहले ये मानते थे कि अगर हम समुद्र क्रॉस करके जाएंगे दूसरे देश या दूसरी कंट्री, जैसे यहाँ से श्रीलंका जाना हो, तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ने फोर्स किया उनको जाने के लिए कि हाँ तुम जाओ यहाँ से वहाँ। तो इसकी वजह से उनके रिलीजियस सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। ठीक, रिलीजियस सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे थे इंडियन सिपाहीज़ के। इसके अलावा
इंडियन सिपाहीज जो गांव में हो रहा है किसानों के साथ, जो भी उनकी फैमिलीज़ के साथ हो रहा था, उसका भी दुख अपने अंदर भरे हुए थे, उसका भी गुस्सा भरे हुए थे। इस पूरे पैरा से द इंडियन एंड द सिपाहीज से आपको कुछ ऐसा ख़ास नहीं याद रखना, आपको स्टोरी याद रखनी है पीजेंट का क्या हाल था, उनसे टैक्सेस लिए जा रहे थे, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी और सिपाहीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको पैसे पूरे नहीं दिए जा रहे थे। इसके अलावा उनके रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। ठीक है, अब तीसरी चीज़ देखते हैं, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या होते हैं? जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने कई सारे चेंजेस किए इंडिया के सिस्टम में, उसे हम रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा रिफॉर्म को लेके। ब्रिटिश ने कई सारी चीज़ें की, जैसे उन्होंने सती को बैन कर दिया, सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया। सती प्रैक्टिस क्या होती है? हिंदू रिलीजन में प्रैक्टिस ये हुआ करती थी, क्या होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को उसके साथ उसकी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये सती को बैन किया गया। इसके अलावा जो विडोज़ थी, जिनके पति की डेथ हो गई, उनकी रीमैरिज, ठीक, दोबारा शादी, विधवा के दोबारा शादी करने को अलाउ किया उन्होंने। इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। फिर और भी चीज़ें रिफॉर्म हुई जो सही नहीं थी, जैसे उन लोगों ने इतना अलाउ कर दिया कि हाँ, किसी भी इंसान को आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी से किसी भी हिंदू मुस्लिम को क्रिश्चियन बना सकते हो। ये सारी पॉलिसीज़ उन लोगों ने लॉन्च की, जिसकी वजह से इंडियंस को काफ़ी बुरा लगा। जो हिंदू मुस्लिम इंडियन के थे उनको लगा कि हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशनल सोशल कस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ से आपने कुछ याद नहीं रखना, एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आपको याद रखने के लायक हो, आप स्टोरी याद रखना। अब हम देखते हैं थ्रू द आइज़ ऑफ पीपल। इस टॉपिक में क्या बताया गया आपको कि लोगों ने इसको किस तरीके से देखा। लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, सबसे ज़्यादा गुस्सा रिलीजन को लेके था कि हमारे रिलीजन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। इसके पहले हमने बैकग्राउंड देखा क्या था, किसानों का बुरा हाल था, सिपाहियों का बुरा हाल था, राजा महाराजा जो थे उनका बुरा हाल था। अब इन सब के बाद होता क्या है? इसके बाद क्या होता है, एक रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, म्यूटिनी स्टार्ट होती है। म्यूटिनी क्या है? जब सोल्जर्स, सिपाही लोग अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटिनी। म्यूटिनी किससे कनेक्टेड है? सोल्जर्स से, सिपाहियों से। तो 1857 की म्यूटिनी स्टार्ट होती है, जहाँ पे क्या होता है, सिपाही जो होते हैं, मेरठ के सिपाही जो होते हैं, वो अपने ऑफिसर्स की बात मानने से मना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आपका फ्रेम होगा, ये फ्रेम होगा कि 1857 का रिवॉल्ट शुरू कहाँ से हुआ था। एक्चुअली वो शुरू हुआ था मेरठ से। 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ। क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 को एक सोल्जर होते हैं मंगल पांडे नाम से, उनको फांसी चढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोशिश की अपने एक ऑफिसर को अटैक करने की। पहला क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वो ये होगा कि मंगल पांडे को हैंग कब किया गया, फांसी कब चढ़ाई गई? 8 अप्रैल 1857। ठीक है, इसके बाद ये जब इनको फांसी चढ़ा दी गई तो सारे जो सिपाही थे थोड़े गुस्सा हो गए, बौखला गए। किसी भी सिपाही को आप ऐसे फांसी चढ़ा दोगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा हो गए सारे के सारे, और सब ने अपने ऑफिसर्स की बात मानने से मना कर दिया। जितने भी मेरठ के सोल्जर थे, एक के बाद उन्होंने मना कर दिया अपने ऑफिसर्स की बात मानने को। और 10 मई 1857 से स्टार्ट होता है ये रिवॉल्ट। अब ये मेरठ के सिपाही जो होते हैं, रास्ते भर अटैक करते करते, जितने भी उनको बिल्डिंग दिखेंगी, ब्रिटिश की बिल्डिंग दिखेंगी, प्रॉपर्टी दिखेंगी, हर जगह अटैक करते करते वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। सुबह 11 मई तक पहुंच जाते हैं दिल्ली। देख रहा हो जोश इनका कि ये सिपाही जो थे सारे रास्ते अटैक करते हुए फिरंगीज़ के ऊपर। फिरंगी हम किसको कहते हैं? ब्रिटिश को कहते हैं, बाहर के लोगों को, फॉरेनर को फिरंगी कहते हैं। तो उन लोग को मारते मारते रास्ते भर जो मिले और पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंच के क्या किया? लाल किला पे गए। लाल किला पे जाके बहादुर शाह जफ़र जो थे, बहादुर शाह जफ़र कौन थे? ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे। बहादुर शाह जफ़र से कहते हैं कि आप हमारी लीडरशिप करो,
आप हमारे लिए वर्क करो, हम लड़ना चाहते हैं फिरंगियों से। बहादुर शाह जफ़र बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बूढ़े हो चुके थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था लड़ाई भिड़ाई में, लेकिन मजबूरी की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था, तो मजबूरी की वजह से मान गए, ठीक है चलो तुम सिपाहियों लड़ो, मैं कहने के लिए तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ, नाम के लिए ये लीडर बन गए। अब देखो क्या होता है, अब धीरे धीरे एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं पूरे कंट्री में रिवॉल्ट, पूरे कंट्री में एक के बाद रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है देखिए, हमने देख लिया मेरठ से स्टार्ट हुआ था, फिर दिल्ली आया, दिल्ली के बाद अब ये हर जगह फैलना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कानपुर के बारे में। कानपुर में रिवॉल्ट फैल गया। कानपुर को कौन लीड कर रहा था? नाना साहेब, जो हमने अभी देखा। नाना साहेब कौन थे? अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। कानपुर का रिवॉल्ट किसने लीड किया? नाना साहब ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ का रिवॉल्ट किसने लीड किया, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो नाना साहेब ने कानपुर का रिवॉल्ट लीड किया। इसके अलावा लखनऊ का रिवॉल्ट जो लीड किया वो किया बेगम हज़रत महल ने। किसने किया? बेगम हज़रत महल ने। लखनऊ के रिवॉल्ट को बेगम हज़रत महल ने किया। बेगम हज़रत महल के बच्चे थे बिरजीस कद्र, जिनको अवध का नवाब घोषित कर दिया। बिरजीस कद्र जो थे बेगम हज़रत महल और नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उनको नवाब घोषित कर दिया गया। कन्फ्यूज़ मत होना बच्चों, फिर से सुनो। जो मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि डलहौजी ने 1856 में अवध को पूरी तरीके से कब्ज़ा कर ली, ये कह के कि यहाँ का नवाब अच्छे से काम नहीं कर रहा। वो नवाब जो था ना, वो थे नवाब वाजिद अली शाह। इनको हटा दिया गया इनकी पोजीशन से और इनको अवध से निकाल दिया गया। फिर नवाब बनते हैं बिरजीस कद्र और उनकी माँ होती हैं बेगम हज़रत महल। वो लखनऊ के रिवॉल्ट को लीड करती हैं। आपको बस इतना याद रखना है, लखनऊ के रिवॉल्ट को किसने लीड किया? बेगम हज़रत महल ने। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे जो झांसी का रिवॉल्ट था उसको किसने लीड किया? हर कोई जानता है, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया झांसी के रिवॉल्ट को। इसके अलावा अब देखोगे अवंती बाई लोधी ने रामगढ़ में रिवॉल्ट लीड किया। अवंती बाई लोधी ने रामगढ़ में रिवॉल्ट लीड किया। ओके, हमने देखा क्या? कानपुर में नाना साहेब के साथ तांत्या टोपे भी होते थे। फिर झांसी की रानी ने झांसी में किया, बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में किया और अवंती बाई लोधी ने रामगढ़ का रिवॉल्ट लीड किया। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। इसके अलावा कुछ और लोग रहे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। कहाँ पे? फैज़ाबाद में इन्होंने रोल प्ले किया। इसके अलावा बख्त खान ने बरेली में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फिर बिहार में कुंवर सिंह ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फिर से देखिएगा, बख्त खान ने बरेली में, कुंवर सिंह ने बिहार में, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में। ये सारे नाम आप बुक में हाईलाइट करोगे और उनको अच्छे से मेमोराइज़ करके रखोगे, बिकॉज दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे, ये तो रही इंडिया की बात। इंडिया के वेरियस लीडर्स ने लड़ा, इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश से लड़ा। अब उधर से हमले की बारी शुरू हुई। अब ब्रिटिश ने इन रिवॉल्ट्स को दबाना शुरू किया। उनको गुस्सा आया, यार ये इंडियंस हो के हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इतना पावर इनमें है। उन्होंने फिर फोर्स बुलाई और इंडिया वालों से लड़ना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद एक रिवॉल्ट को दबाया गया। सबसे पहले दिल्ली में ख़त्म हुआ। दिल्ली को वापस ले लिया गया ब्रिटिश के द्वारा सितंबर 1857 में। 1857 तक सितंबर में दिल्ली पर पूरा कब्ज़ा हो गया ब्रिटिश पे। जितने भी रिवॉल्ट्स हो रहे थे उनको दबा दिया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। बहादुर शाह जफ़र जो थे लास्ट मुग़ल एम्परर, जो दिल्ली में लीड कर रहे थे, उनको क्या किया गया? भेज दिया गया उनको और उनकी वाइफ को। उनकी वाइफ का नाम है बेगम जीनत महल। रंगून भेज दिया गया उनको। एक जेल थी रंगून में, वहाँ भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में। और बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो गई 1862 में। ये याद रखना आपको। बहादुर शाह जफ़र की वाइफ का नाम था बेगम जीनत महल और बहादुर शाह जफ़र को रंगून में भेज दिया गया
अक्टूबर 1858 में, और फाइनली नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो गई उसी रंगून में। राइट, आगे देखेंगे अब हम। दिल्ली के बाद फिर लखनऊ को कैप्चर कर दिया गया, लखनऊ वापस ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया मार्च 1858 में। फिर इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया, किल कर दिया गया जून 1858 में। ये सारे डेट्स आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रानी अवंतीबाई जो अभी हमने ऊपर देखा, उनको भी मार दिया गया। तांतिया टोपे की भी डेथ हो गई 1859 में अप्रैल में। ठीक इसी तरीके से एक के बाद एक लीडर्स ख़त्म हो गए और सारी लड़ाइयाँ शांत हो गई, सबको इनफैक्ट मार दिया गया एक के बाद एक। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब लड़ाई शांत हो चुकी है, इसके बाद क्या फ़ैसले लिए ब्रिटिश ने, कुछ डिसीजंस लिए गए इस 1857 के रिवॉल्ट के बाद, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन। सबसे पहला ये था कि एक एक्ट पास किया गया 1858 में, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर अब ट्रांसफ़र कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को। क्या मतलब है, अभी तक इंडिया में जो रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पावर छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। मतलब ये कहा गया कि अब इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ना होके जो इंग्लैंड में रानी बैठी हुई हैं उनका रूल होगा। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है, जो इंडिया के सारे मैटर्स को गवर्न करता था, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो लीडर बनाया गया कि इंडिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो कौन कंट्रोल करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर जो गवर्नर जनरल इंडिया में होते थे, गवर्नर जनरल वर्ड को चेंज करके वाइसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल जो टाइटल चल रहा था उस टाइटल को चेंज करके अब वाइसराय बना दिया गया। मतलब अभी तक हम बोल रहे थे ना गवर्नर जनरल डलहौजी, अब हम बोलेंगे वाइसराय डलहौजी। इस तरीके से टाइटल नेम चेंज कर दिया गया। तो अब ये याद रखना, ये सब कब हुआ, 1857 के बाद हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे ब्रिटिश ने ये सारी चेंजेस कब लाए, वो 1857 के बाद ही हुआ था। अब सेकेंड चेंज देखते हैं क्या हुआ। जितने भी चीफ थे, जितने भी नवाब वगैरह इंडिया के थे, उनको एश्योर किया गया, उनको संतुष्टि दी गई कि हम आपकी टेरिटरी को नहीं छीनेंगे। मतलब अब जैसे पिछली बार हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई की टेरिटरी को छीन लिया, अवध को छीन लिया, आगे से बोला गया। अब थोड़ा ब्रिटिश डर गए भाई कि ये भी लड़ सकते, इनके अंदर भी हिम्मत है, तो वो थोड़ा क्या अपने आप को बचाने के लिए अब उन्होंने क्या किया, ये एश्योर किया कि अब हम आप लोग से आपकी टेरिटरी नहीं छीनेंगे। एक तरीके से उनको संतुष्टि दे रहे थे कि ये फिर से न लड़ने बैठ जाएं। राइट, फिर इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स थे इंडियन आर्मी में, मतलब जो आर्मी थी ब्रिटिश की, उसमें इंडियन सोल्जर्स पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। अब इंडियन सोल्जर्स की कैपेसिटी को कम किया गया, क्वांटिटी को कम किया गया और यूरोपियन सोल्जर को ज़्यादा से ज़्यादा भरा गया। ठीक है, जो सोल्जर्स अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से पहले रिक्रूट होते थे, अब उस जगह को छोड़ के कहाँ से रिक्रूट होते थे, गुरखाज, सिख्स एंड पठान्स, ये सारे लोगों को आर्मी में लिया जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के सोल्जर थे, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, और ये जो गुरखाज, सिख्स और पठान्स थे, ये ब्रिटिश के खिलाफ उतना नहीं रिवॉल्ट करें, तो इन पर ट्रस्ट किया जा रहा था और इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा था। खैर से इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। आगे देखेंगे अब हम, जो मुस्लिम्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाने लगी, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश का मानना ये था कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है इतना बड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मुस्लिम्स का था। ठीक है, हालांकि ऐसा सही में नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी मुस्लिम के साथ, और कई लोगों को एक साथ मार दिया करते थे अगर उनको थोड़ा सा भी शक होता था। फिर अब ब्रिटिश ने इंडिया के रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस को थोड़ा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था ये मोस्टली क्यों हुआ, रिलीजन की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि अभी फिर से ना रिवॉल्ट शुरू हो जाए। इसके अलावा आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि इमीडिएट कॉज जो था रिवॉल्ट का, इमीडिएट कॉज मतलब किसकी वजह से ये रिवॉल्ट सबसे ज़्यादा तेज़ हुआ, वो था एक र्यूमर, एक अफवाह फैली कि जो नए राइफ़ल्स आए हैं, इनफील्ड राइफ़ल्स, उनमें गाय, काऊ की और पिग की
चर्बी इस्तेमाल की गई है उसके कार्टेज में। तो ये र्यूमर इतना ज़्यादा फैला कि काऊ की चर्बी मुंह से टच करना हिंदूज़ के लिए सही नहीं था और मुस्लिम्स के लिए पिग की चर्बी को मुंह से टच करना कंफर्टेबल नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट हुआ, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे वो हर्ट हुए। तो अगर आपसे पूछे इम्पॉर्टेंट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या रहा 1857 के रिवॉल्ट का, तो वो था कार्टेज ऑफ इनफील्ड राइफल। ये रहा हमारा पूरा चैप्टर। फिर लास्ट में हमें बताया गया है कि जब इंडिया में ये 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था, उस टाइम पे चाइना में भी एक रिवॉल्ट हो रहा था। उस रिवॉल्ट का नाम था ताइपिंग रेबेलियन। ठीक है, ताइपिंग रेबेलियन हो रहा था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर से आ चुके हैं जामिया एंट्रेंस में। इस चैप्टर से जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये रहा है, बहादुर शाह जफ़र डाइड इन। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1880, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1820 एंड ऑप्शन डी 1780। अभी हमने देखा चैप्टर में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 1862। बहादुर शाह जफ़र की डेथ हुई थी 1862 में। कहाँ पे? रंगून में, जब उनको एग्जॉर्ट कर दिया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर्स के बारे में पूछा गया है, लीडर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट एंड प्लेस एसोसिएटेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हुआ था, हम मैच करने की कोशिश करते हैं। नाना साहेब कहाँ से बिलोंग करते थे? नाना साहेब ने लीड किया था रिवॉल्ट ऑफ कानपुर। ओके, सो फर्स्ट का जाके मैच होगा थर्ड पे। फिर हमने पढ़ा था बेगम हज़रत महल ने लखनऊ का रिवॉल्ट लीड किया। इसके अलावा कुंवर सिंह कहाँ का लीड कर रहे थे? वो थे बिहार से। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लीड किया था रिवॉल्ट ऑफ फैज़ाबाद। सो फर्स्ट का थर्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय इन। गवर्नर जनरल जो टाइटल था उसको चेंज करके वाइसराय टाइटल कब दिया गया? वो था 1857 में। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम। रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कहाँ से हुआ था एक्चुअल में? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज़ लखनऊ। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम मेरठ। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छे से चैप्टर को रीड करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।